नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। इस वीडियो में मेरे 3 महीने की मेहनत का परिणाम है। इस वीडियो में मेरा इंटरव्यू है। दोस्तों, आप लोगों पहले इस वीडियो को देखिए, मेरा इंटरव्यू देखिए और वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे। और हमारी हैकेथॉन जो है, जो लाइव ट्रेनिंग है हमारी, जो हर मंगलवार को होती है, उस ट्रेनिंग में जो हमारे साथ ये 12 हफ्ते कंप्लीट करते हैं, एक गेम हम खेलते हैं डिजिटल रचयिता। जो ये गेम मेरे साथ खेलते हैं, जो ये एग्जाम देते हैं और एग्जाम पास होते हैं, उन लोगों को हम डिजिटल रचयिता पुकारते हैं। पिछले हैकेथॉन की जो बैच थी, बैच नंबर 1, जो अप्रैल, मई और जून में चली, जून एंड में हमें 6 रचयिता मिले। पहले दिन इस लाइव ट्रेनिंग में 180 लोग थे, लास्ट वाले दिन 400 लोग थे। तो आउट ऑफ दिस 400 सिर्फ 6 ऐसे लोग थे जो रचयिता बन पाए। ये 6 लोग ये हैं। सबसे पहले थे राकेश कुमार गुप्ता जी, उसके बाद थी मिसेस स्वप्निल वर्मा, हनुमान दास साध जी, प्रीति वर्मा जी, पूरन देवांगन जी और दीप्ति राउत जी। Please type congratulations in the chat box for all of them. Okay? Please write congratulations in the chat box for all of them. They are our proud digital rachayatas. Okay? इनमें से 5 रचयिता से मैं आपको मिला चुका हूं और आज इनवाइट करना चाहता हूं राकेश कुमार गुप्ता जी को आप सबसे रूबरू होने के लिए। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं राकेश जी से मिलने के लिए? एक बार चैट में लिखिए एक्साइटेड, लिखिए एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राकेश कुमार गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश जी, स्वागत है आपका इस स्टूडेंट इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूं और उसके बाद हम बातें करेंगे। ओके? यस, थैंक यू सो मच। तो डिजिटल आजादी की स्कूल में मैं लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हर मंगलवार। 12 हफ्तों की ये लाइव ट्रेनिंग होती है जहां हमारे हर स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग इन डेप्थ सिखाया जाता है प्रैक्टिकली, ताकि वो अपनी जिंदगी में इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सकें। मैं सिखाता सबको हूं, लेकिन इंप्लीमेंट सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, जो हाईली मोटिवेटेड है, हाईली डिसिप्लिन्ड है और जिनके अंदर सचमुच वो आग है अपनी जिंदगी को बदलने की। मेरी फर्स्ट बैच इस लाइव ट्रेनिंग की, जो अप्रैल, मई और जून 2022 में कंडक्ट की गई, 400 स्टूडेंट्स उसमें उस बैच में थे। लेकिन जब मैंने टेस्ट ली तो इस टेस्ट में जो पास हुए वो सिर्फ 6 विद्यार्थी थे, जिन्होंने अपने हाथों से खुद अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कंप्लीट किया। और जो ये कंप्लीट कर पाता है उन्हें हम कहते हैं डिजिटल रचयिता, क्योंकि ये डिजिटल इकोसिस्टम रचना जानते हैं। दे आर द क्रिएटर्स। और इन्हीं 6 स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट रचयिता बने वो हैं राकेश गुप्ता जी। तो इट्स माय ऑनर टू टुडे इंट्रोड्यूस यू ऑल टू राकेश जी। राकेश जी, आपका स्वागत है इस स्टूडेंट इंटरव्यू में। नमस्कार सर। उन सभी को मेरा नमस्कार जो मुझे देख। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम। आपने समय निकाला और आप यहां आए, थैंक यू सो मच। मैं रचयिता आप कैसे बने ये तो पूछने ही वाला हूं, लेकिन हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। राकेश गुप्ता कौन है, कहां से आता है और डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले अपनी जिंदगी में क्या कर रहा था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर का हूँ। एजुकेशन मेरी MBA है। ओके। और एक प्राइवेट कंपनी में मैं एज ए सीनियर इंजीनियर जॉब भी करता हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करता हूँ। आपने मेरी वेबसाइट तो देखी होगी सर जी। मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी का भी काम करता हूँ।
सर Brilliant. मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, मतलब मेरे जीवन में संघर्ष बहुत पहले जुड़ गया। आपको बताऊं, मेरी उम्र 13 साल थी जब पिताजी हमको छोड़ के चले गए इस दुनिया। और उस 13 साल की उम्र में मेरे बड़े भाई साहब भी मात्र 18 साल के थे, बस उनको उनकी जगह जॉब मिल गई क्योंकि वो 18 साल के हो चुके थे। वो 18 साल से जॉब कर रहे हैं की एज से, उनको जॉब करते समय हो गया। और ये हादसा हुआ था सर, आपको बताऊं 1987। Okay. और बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसे सिचुएशन में संदीप सर आप जानते हैं कि रिश्तेदार तो सहानुभूति तो खूब दिखाते हैं, लेकिन सहारा के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। पिताजी के अच्छे कर्म थे, तो उनके एक मित्र मिस्टर रविन्द्रनाथ साहब, जिन्हें हम प्यार से रवि चाचा, उन्होंने हम लोग को संभाला। उन्होंने सिर्फ संभाला नहीं, एक अभिभावक बन के, मतलब एक ऐसे अभिभावक बन के जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और हम सबको तब तक संभाला जब तक हमारे सर पे छत नहीं आ गई और हम सब अपने काम धंधे में से लग गए। नौकरी जॉब जब तक लग नहीं गई तब तक उन्होंने, मतलब यूँ कहते हैं ना सर, जब ऐसा वक्त आता है तो ब्लैक नाइट्स, काली रातें शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मतलब अभिभावक बन गए, ऐसे अभिभावक जो हर क्षण, हर मुसीबत, हर समस्या का उन्होंने समाधान किया। तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम पे इतनी बड़ी मुसीबत आई। मतलब उनको व्यक्त करने के लिए बस मैं 2 लाइन में ही व्यक्त कर दूंगा, आप समझ जाएंगे कि फरिश्ते जमी पे जन्म लेते हैं, फरिश्ते जमी पे जन्म लेते, ये हम सब जानते हैं। मैंने तो देख भी लिया और मेरी मुलाकात भी थी। तो सर वो फरिश्ता ही बन के आए। ऐसे समय, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कंधे पर हाथ रख देता है तो नैया पार हो जाती है। तो आज उनकी वजह से सर मैं आपके सामने हूं। आज उन्हें जितनी खुशी होगी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। किसी की मेहनत अगर सफल होती, मैंने तो जो की, लेकिन उन्होंने जो मेरे परिवार के लिए किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसके बाद सर जिंदगी यूं ही चलती रही और मैं 1993 में सर मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब के ऊपर से अपना बोझ हटाऊं, तो मैं जल्द से जल्द जॉब पाना चाहता हूँ। तो जॉब करने के चक्कर में मैंने तुरंत, क्या कहते हैं, रिजल्ट भी नहीं निकला था मेरा ग्रेजुएशन का, मैंने जॉब पकड़ी। अबे जॉब करते करते, क्या कहते हैं, कुछ दिन बीते थे तो मेरे भाई साहब का ट्रांसफर हो गया। जब ट्रांसफर हो गया तो, क्या कहते हैं, माता जी के लिए कोई रह नहीं किया। बीच वाले भाई साहब फैक्ट्री में काम करते थे, बड़े वाले भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब जो आदमी पैसा कमा लेता है तो सर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, उनका 1 साल के लिए ट्रांसफर हुआ था। तो 1 साल में उस दौर में सर, क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट बहुत फेमस हुआ था, प्लास्टिक के कर्टेंस, फ्रिज, टीवी के कवर्स और इस तरह की बहुत चीजें फेमस हुई थी। तो मैं और मेरा दोस्त दिल्ली से सामान लाते थे और उसको घर घर जाके, और सर सामान तो बहुत महंगा नहीं था लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। शाम को कभी कभी हम लोग देखते थे हमारे यहाँ पे शर्ट्स पे ब्लड लग जाता था, यानी कंधे छिल जाते थे, छाले पड़े। तो फिर उस पे हम लोगों ने बेल्ट बांध के कुछ उपाय निकाला। तो इस तरह के भी दौर से गुजरे हैं हम लोग, सब काम किया है, ऐसा नहीं, घर घर जाके काम किया है। फिर जॉब करने लगे। अब एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधे जॉब पे आ जाने के बाद तो मैं जहाँ जॉब करता था, मिस्टर अमित सिन्हा जी थे डायरेक्टर साहब, उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि राकेश, अगर तुम्हें कुछ बढ़िया करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो एक स्किल होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करो। अब मेरे पास साधारण ग्रेजुएशन डिग्री थी तो उससे तो बात बनती नहीं। मार्केटिंग जॉब बहुत मिल रही थी लेकिन वो नहीं हो पा रहा था सर जो चाहिए था। तो फिर मैंने उसके बाद हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स किया था। उस वक्त हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करने के बाद मुझे एक टेक्निकल जॉब से थोड़ा सा तरक्की हुई। फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बात नहीं बनी, अभी तुम्हें एक प्रोफेशनल डिग्री ली। तो फिर मैंने MBA किया और 2013 में सर मेरा जाके MBA पूरा इन टाइम किया मैंने। तो मैं 1993 से लेके 2013 यानी 20 साल का अंतर मैंने उस 20 साल के बाद भी किया। तो निरंतर अपने आप को, क्या कहते हैं, मैंने एक जगह लिखा भी है सर कि इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ सिलेबस, कि 4-5 किताबें पढ़ी आपका इम्प्रूवमेंट है। आपको लगातार
अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहे। तो वही मैंने किया। इसी तरह क्या कहते हैं, आज मैं MBA की डिग्री भी है और मैं एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर भी हूँ। वाह राकेश जी, वाह, इट इज सो इंस्पायरिंग। एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन कंसिस्टेंटली जब एफर्ट्स किए जाते हैं और सही एटमॉस्फियर जब उसे मिल जाता है तो ये बढ़ता ही नहीं है, ये कंपाउंड होता है। और इस कंपाउंडिंग की जो रिजल्ट है वो आज आप हो, जिसने इतने चैलेंजेस को इतनी छोटी उम्र में फेस किया। लेकिन वहां से आई एम सो थैंकफुल आपके उन चाचा जी के लिए कि जिन्होंने आपको ये सपोर्ट किया। जन्म देने वाला भी बाप होता है, लेकिन जब इस तरह से कोई पाल पोस के बड़ा करता है तो मेरी नजरों में उनका औधा बायोलॉजिकल पिता से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर वो ना होते तो सर मैं आज आपके सामने। इट इज सो बिल्कुल। इंस्पायरिंग। और फिर आपकी मेहनत, 20 साल का स्ट्रगल, जॉब्स करना, अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना, ये एक ऐसा फैक्टर है राकेश जी जो आमतौर पे लोग नहीं समझ पाते। मैं खुद नहीं समझ पाया था। मैंने अपना जब एजुकेशन खत्म किया था 2001-2002 में, उसके बाद से लेकर 2020 तक 19 साल मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। और जब कोविड आया तब समझ में आया कि अब ये करना जरूरी है। तो इतना समय हम बर्बाद कर देते हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बाद में जाकर समझ में आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सल्यूट है, हैट्स ऑफ टू यू कि आप ये कर रहे हैं और आज भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। मुझे बताइए राकेश जी, जॉब कर रहे हैं, नेटवर्क और हार्डवेयर में आप एक्सपर्ट हैं, MBA कर चुके हैं, मार्केटिंग का अनुभव है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, फिर डिजिटल मार्केटिंग क्यों? सर उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक आपसे जुड़ने के बजाय मैं बताता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक पेंटर हूँ। मैं अभी आपको कुछ अपनी पेंटिंग शो करता हूँ और उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है सर, शायद आप लोग को कुछ साफ दिख गया। ये पेंटिंग है। वाह, ब्यूटीफुल। ये आपने बनाई है अपने हाथों से? यस सर, यस सर। वाह वाह, फैंटास्टिक। और कुछ स्केचिंग दिखाता हूँ आपको। वो तो हो गया कलर वर्क, ये है ब्लैक एंड व्हाइट। वाह, ब्यूटीफुल ये ब्यूटीफुल। मैंने बनाई थी 2004 में, 30 सितंबर 2000। 30 सितंबर सर बहुत इम्पोर्टेंट डेट है मेरे लिए। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट राकेश जी। देखिए। अब वजह ये थी कि मैं पेंटिंग करता था। मेरी बेटी मुझसे कहती थी कि पापा आप भी अपने वीडियोस बनाओ, पेंटिंग सिखाओ लोगों को और यूट्यूब पे डालो। अब मुझे यही चीज क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने सर्च शुरू किया कि भाई यूट्यूब चैनल बेहतर कैसे बनाया जाता है। और उस समय मुझे सच बताएं डिजिटल मार्केटिंग शब्द नहीं मालूम था। मैं सिर्फ सर्च करता था यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं और कैसे। तो आपके गुरुजी का क्या कहते हैं, एक दिन वेबिनार का लिंक मिला, मैंने उसे देखा, लेकिन उसने मेरा डेटा खत्म हो गया था, तब मेरे पास वाईफाई नहीं था, तो मैं उसे देख नहीं पाया। और उसके 2-3 दिन बाद सर आप आ गए। वो इंग्लिश भी सिखाते थे और आप हिंदी में, एकदम जैसे वरदान मिल गया। मतलब कि ऊपर वाले ने कहा अरे तू जो चाहता ले। और लेकिन उस दिन सर जानते क्या है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी और आपका वेबिनार मैंने रजिस्टर्ड किया था और मैं किचन में खाना बना रहा।
और आपने कहते हैं जब शुरू किया, कहते हैं पेमेंट लिंक देने का, मेरा हाथ इतने उलझे थे कि मैं पेमेंट नहीं कर पाया। अब उसके बाद मैं जुड़ गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, तो फिर मुझे लिंक मिलने लगे और मैं इंतजार करने लगा कब सर का दूसरा वेबिनार होगा। और वेबिनार में मेरा कोई मन नहीं लगा, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि जैसे ही आप पेमेंट का लिंक खोलोगे सबसे पहले पेमेंट करना है, फिर और ये फरवरी की बात है, फरवरी लास्ट की बात है। उसके बाद जब तक मैं इनर सर्किल को समझूं तब तक आपने हैकाथॉन शुरू कर दिया। फिर हैकाथॉन में जब शुरू हुआ तो हैकाथॉन ने तो जैसे यूं समझिए कैटलिस्ट का काम किया सर, एकदम कैटलिस्ट बॉडी में होता। और फिर हम सब लोग उस जोश में जब वीडियो बनाने लगे तो हमको लगा कि फिर जब कंटेंट राइटिंग आई, तो वैसे मैं राइटर भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप बताते गए गाड़ी आगे बढ़ती गई, कोई दिक्कत नहीं हुई इसके बाद। तो अमेजिंग 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 राकेश जी, अमेजिंग। हैकाथॉन का दौर जो होता है ये एक स्टूडेंट की लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग दौर होता है, क्योंकि जब ये शुरू होता है तब एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होने लगती हैं, तब आपके अंदर का रियल पोटेंशियल टेस्ट किया जाता है। कैसा रहा आपका ये सफर? ये 12 हफ्ते कैसे थे आपके लिए? सर आप हमेशा ये बात कहते थे नींद पूरी करें, लेकिन मेरे पास समय नहीं था सर। कहते हैं ऑफिस का काम 7 बजे तक निपटता था, उसके बाद कहते हैं मैं इवनिंग वॉक पे जाता था, तो आपका स्टैंडर्ड सीक्रेट इन द वर्ल्ड मैं कहते हैं मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में सोचता था, और वॉक करते करते फिर उसके बाद हैकाथॉन शुरू हो गया। 7 बजे करीबन मेरी बेटी का ट्यूशन भी छूटता था, तो उसको भी लेने जाते थे। तो हैकाथॉन मैं लैपटॉप पे भी ऑन करके जाता था और मोबाइल पे भी ऑन करता था, और वो सुनते हुए जाता था, उसको लेके आता था, फिर मीटिंग में अटेंड करता था। और फिर मैंने रोज का एक नियम बना लिया था कि डिनर के बाद रात के 9 बजे से 1 बजे तक इस पे काम करना ही करना। मैं सुबह 6:30 बजे उठता था और 7:20 पे मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता। जब तक मैं चाय पीता हूँ तब तक मैं सोशल मीडिया देख लेता था सारे, और उसके बाद कहते हैं मैं कहते हैं उसको छोड़ के आता था, और 9 पौने 9 तक मेरे पास समय रहता था। तो उस वक्त जितने भी कहते हैं यूट्यूब के लिए एडिटिंग करनी है, कंटेंट तैयार करना है, वो करता था। फिर ऑफिस चला जाता था, ऑफिस से लौट के आता था। उस रेगुलरिटी को मेंटेन रखा था, उस चीज को रखा। फिर धीरे धीरे ये चीज इतनी बढ़ती चली, जब वेबसाइट का समय आता तो कहते हैं कंटेंट लिखना, एडिटिंग करना, उसके बाद कहते हैं बहुत से कहते हैं चीजें उसमें थी, एक दो नहीं, आपने मेरी वेबसाइट को देखी होगी, उसमें मैंने बहुत चीजें डाली थी। तो जैसे जैसे बढ़ते गए ना सर, तो सबसे बड़ी चीज है कि जब मजा आने लगता है ना, सबसे बड़ी चीज है ना, बिल गेट्स साहब ने कहा ना कि अपने काम में मजा करो, वो चीज अपने आप आने लगा सर। एक तो सर आपका ये जो मोटिवेशन है, उससे तो मैंने कितना यूट्यूब में कहते हैं अपने वीडियोस बना डाले, जो आपके शुरू के कहते हैं उससे मैंने कितनी चीजें निकाल के कहते हैं यूट्यूब वीडियोस बना डाले। तो उस चीज को जो एक्सेप्ट करेगा, ग्रास्पिंग जिसके अंदर होगी, तो वही चीज कहते हैं वो चीज मुझे डेवलप करती चली गई। उसमें मुझे अपना काम में मतलब मुझे देखना पड़ता था यार, 1 बजे का अलार्म लगाना पड़ा मुझे कि भाई आप सो जाओ वरना नहीं दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कल। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए सर, और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला सर। बस लास्ट जब आपने वो सबमिट करने के लिए दिया तो देखा कि कहते हैं मेरा इंस्टाग्राम कहते हैं 100 फॉलोअर्स नहीं थे, और कहते हैं फिर वहां पे एक बार लगा रही इसको कैसे छोड़ दिया मैंने, और मेरे 56 फॉलोअर थे। फिर आपने बोला कि इसको आपको संडे की नाइट तक जमा कर देना। तो बल्ब मूवमेंट जो कहते हैं ना सर, वो बल्ब मूवमेंट ऑन, और क्योंकि अरे यार मेरे पास 5 दिन तो है, कोशिश करने में क्या है जाता। और फिर 5 दिनों में मैंने कहते हैं 125 सब्सक्राइबर अपने किए। तो सब कहते हैं होता गया, ऊपर वाले की दुआ और शराब की प्याली, सब इसी तरह हो गया। तो और क्या होता है आपकी इस जर्नी से मैं ये चीज उठाता हूं आप सभी ऑडियंसेस के लिए, एक छोटा सा रूटीन, एक छोटा सा डिसिप्लिन
अगर आप अपनी जिंदगी में बना लो तो आप इसमें बहुत बड़े काम कर सकते हो। हम सबकी जिंदगी में 24 घंटे ही हैं, किसी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हीं का सदुपयोग कैसे किया जाए, कैसे इसे डिवाइड किया जाए, कैसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स बनाए जाएं। बेटी को छोड़ते समय आप हैकाथॉन सुन रहे हैं, आप इवनिंग वॉक करते समय स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुन रहे हैं, ये सब युक्तियां हैं, ये सब छोटी छोटी आइडियाज हैं कि जिनसे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक साथ कई सारी चीजें कर रहे हो। और अपनी शुरू जिंदगी में जहां पर ऑलरेडी टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, काम है, इतना सब दुनिया हमें करनी है, उसमें समय निकालकर कुछ नया सीखना, इंप्लीमेंट करना और उसमें से कुछ नया क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू यू राकेश जी, हैट्स ऑफ टू यू। इस समय राकेश जी, हमारी हैकाथॉन की जो बैच है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स आपसे इंस्पिरेशन लेकर अब रचयिता बनना चाहते हैं। आप उन्हें क्या कहोगे? वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए अगर वो आप ही की तरह रचयिता बनना चाहते हैं? तो जरूर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ सिलेबस। तो सुधार एक प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम नहीं। इसको समझिएगा कि ये बात मैं ये क्यों कहता हूँ। मैंने अपने जीवन में लगातार महसूस किया कि आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा सर कहते हैं, और इस बात में मैं भी बिलीव करता हूँ कि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक लेवल के बाद उसको अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। और अब तो हम लोग डिजिटल हो गए, तो डिजिटल में जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, वैसे आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप कंटेंट राइटिंग करें तो कंटेंट राइटिंग को, जब भी आप कोई कंटेंट लिखें, तैयार करें, तो उसको 24 घंटे बाद फिर चेक, उसके बाद फिर 24 घंटे बाद चेक। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक छोटा सा शेर सुनाऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे कि देखिएगा कैसे ये शेर अपनी शक्ल बदलता है। कि वो मिलने आए मुझसे और पड़ोसी से मिलके चले। वो मिलने आए मुझसे और पड़ोसी से मिलके चले। बात कुछ खास ना थी, हम घर पर मौजूद नहीं थे, वो पड़ोसी का चाय नाश्ता करके चले गए। अब मुझे उस वक्त लगा ये बढ़िया बन गया। मैंने फिर 24 घंटे बाद मैंने फिर देखा, तो उस वक्त मेरा मूड चेंज किया। जो कंटेंट होता है मूड और माहौल और प्रेशर के हिसाब से बदलता बदलता। 24 घंटे बाद मुझे लगा, अरे यार ये तो कॉमेडी बन गया, ये तो हास्य में चला गया। तो इसको मैंने साक्ष्य यानी सत्य में बदला। तो फिर मैंने लिखा कि वो मिलने आए मुझसे और पड़ोसी से मिलके चले गए। बात कुछ खास नहीं थी, हम घर पर मौजूद नहीं थे, वो पड़ोसी से हमारा हाल लेके चले गए। क्या बात है। दूसरे दिन चेंज हो गया। वाह, मुझे लगा यार ये सही है, लेकिन एक सिंपल सी बात को शेर में वो मजबूती नहीं आ रही। अगले 24 घंटे बाद इस शेर में देखिए क्या तब्दीली आई कि वो मिलने आए मुझसे और पड़ोसी से मिलके चले गए। वो मिलने आए मुझसे, पड़ोसी से मिलके चले गए। बात कुछ खास नहीं थी, हम घर पर मौजूद नहीं, वो पड़ोसी से हमारा हालचाल लेके चले गए। पर मुलाकात ना होने का इतना गम था कि आंसुओं से भीगा रुमाल मेरे दरवाजे पे छोड़। तो कंटेंट इसी तरह डे बाय डे इंप्रूव होता है। क्या बात है। तो आपको कोई भी चीज अपनी एक बार में, क्योंकि आप जब लिखते हो, मेहनत करते हो, तो आपको महसूस होता है कि हमने बहुत अच्छा, और दूसरे दिन आपका ही माइंड कहता है नहीं अभी इसमें कमी। आप उसको लाख बार पढ़ोगे लेकिन की भी गलतियां नहीं खोज पाओगे, क्योंकि उस बार आप थक चुके होते, आपका माइंड थक चुका होता है। उसको 24 घंटे बाद फिर क्या कहते हैं, आप टेस्ट चेक करिए, फिर नेक्स्ट 24 घंटे बाद 3 टेस्टिंग के बाद परफेक्ट अपने आप कंटेंट आपको मिलेगा। ये एक कंटेंट राइटिंग का तरीका मैं अब दूसरा बात करते हैं प्रेजेंटेशन। हमारा प्रेजेंटेशन हर चीज में अच्छा होना है। जब हम डिजिटल दुनिया में आ गए, इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो वेबसाइट, अभी सर शायद आपने वेबसाइट बनाना नहीं सिखाया होगा इन लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट जब बनाए तो
उसमें जो फर्स्ट पेज होता है, उसमें वैसे मेरी वेबसाइट पे मेरा है, मेरी वाइफ की फोटो है, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने शॉप, अगर आप मान लीजिए आप क्या कहते हैं ज्वेलरी की शॉप करते हैं, तो ज्वेलरी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो कीमती होता है वो हार होता है। तो वो हार आप वो लगाएं जो आपकी शॉप पे अवेलेबल है। ये नहीं कि आपने कहीं से फोटो चुनी और लगा दी। हो सके अपने घर की महिला को किसी को मॉडल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी खुद की वो वेबसाइट है तो उस पर कुछ भी डाल सकते हैं, बेहतर है, सुंदर तरीके से डाल। और वहीं पे आप पहले पे, अगर देखिए गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड पे तो डिस्काउंट होता नहीं, सिर्फ मेकिंग पे होता है, तो मेकिंग का डिस्काउंट वहीं फ्रंट पे होना चाहिए। उसके बाद आपकी शॉप कैसी दिखती उसका होना चाहिए। फिर उसके बाद कैटेगरीज होनी चाहिए कि आपके यहाँ क्या क्या मिलते हैं, वो कैटेगरीज क्लियर होनी चाहिए। फिर नीचे स्टेप बाय स्टेप बढ़े, पेज बाय पेज बढ़े। तो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आप जैसे ज्वेलरी की आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें 2 कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ब्लैक, एक डार्क मैट। ये बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, ध्यान रखिएगा। कलर्स को आप अपने कंप्यूटर से चेक भी कर सकते हैं, और सर ने एक तरीका बताया कलर्स उठाने का, तो वो कलर उठा लिए, वरना आप कलर मैक्स करके सर्च करिएगा तो कलर आपको मिल जाएंगे। अभी आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब आप सीखेंगे तो आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी, अभी आपको थोड़ा कठिन लगेगी। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको सर ने पहले दिन ही दी दोस्तों, वो है आपकी पर्सनल क्लियरिटी शीट। पर्सनल क्लियरिटी शीट में जो लास्ट क्वेश्चन है कि आप किसी कैफे में बैठे हैं और लोग आपके बारे में चर्चा करें, सर सबसे पहले मैंने वही बताया, कौन अपने बारे में बुरा सुनना चाहेगा? तो उसके लिए आपको उस जैसा बनना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपने बारे में जो आप सोचते हैं कि लोग कहें वो लिखिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। 12 हफ्ते की तो बात है। और आपको बताऊं, हैकेथॉन अभी खत्म हुए कितने दिन हुआ और मेरा कोर्स लॉन्च हो गया, तो ये सब सर की वजह से हुआ। तो ये सारी चीजें इजी हैं, बस आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बीच में कहीं भी छोड़िएगा नहीं, सब कुछ करते रहिए धीरे धीरे। बाकी सर तो हैं, सर तो ऐसे हैं। सर के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि माँ बाप तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के जमीन पर चलना सिखाते, पर गुरु ऐसा होता है जो हाथ पकड़ के जमाने के साथ चलना सिखाता है। और ऐसे गुरु मिलते नहीं है। हमारे और आपकी जो किस्मत और सितारे बुलंदी पे होंगे, जो संदीप सर मिले, जो हाथ पकड़ के लेके चलते हैं। तो ऐसा गुरु मुझे मिला आप जाके, जिसे कहते हैं गॉड फादर। रियली सर, मैं थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू आपको सो धन मच। हो गया सर। मैं आज किसी पोजीशन पे पहुंचा, आज अपने इतने गर्व के साथ अपना परिचय दे पा रहा हूँ, उससे बात की बता। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच। जिस खूबसूरती से आपने अब के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया है, इतनी खूबसूरती से शायद मैं भी नहीं दे पाता। आपने सिस्टमैटिकली और स्पेसिफिकली वो चीजों को पिन पॉइंट किया है जो 100% अगर कोई फॉलो करे तो चूक ही नहीं सकता। दिस इज सो अमेजिंग राकेश जी, और मैं खुशी से गदगद हो रहा हूं आपकी प्रोग्रेस देखकर। मैं आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे चैलेंजेस को जानता हूं, आप किस मुकाम से गुजर रहे हैं, कितनी चीजें मैनेज कर रहे हैं एक साथ, मैं समझ सकता हूं। और इस सभी में से निकलते हुए आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अपने साथ अपने जैसों की प्रोग्रेस कराना चाहते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू। दिस इज हाईली 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 इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच राकेश जी कि आपने ये समय निकाला और अपने इतने ब्यूटीफुल थॉट्स, अपनी इतनी ब्यूटीफुल शायरी, अपनी प्रोग्रेसिव कंटेंट की थियरी हमारे सामने रखी। इसने मुझे सोचने के लिए अब मजबूर किया है। ये इतने वैलिड पॉइंट्स हैं। सो यू आर अ क्रिएटर। रचयिता आपको बनाना डिजिटल दुनिया में तो सिर्फ डिजिटल था, आप रचयिता ऑलरेडी हैं।
यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। और जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसके लिए इस दुनिया में दिल खोल के, हाथ खोल के लोग खड़े होते हैं कि आप आइए और हमसे पैसे ले जाइए। सो आई विश यू ऑल दी कमर्शियल सक्सेस एज वेल। यही कंटेंट एक दिन आपको बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएगा, ये मेरी भगवान के पास प्रार्थना है। थैंक यू सो मच राकेश जी कि आपने ये समय निकाला। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, दिस इज सो इंस्पायरिंग। राकेश जी को सुनने के बाद अभी आपके अंदर क्या चल रहा है, लिखकर बताइए चैट में। इज दिस इंस्पायरिंग और इज दिस इंस्पायरिंग? अगर आप में से कोई मुझसे कहेगा कि सर मैं हैकेथॉन में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये देख लो, ये राकेश जी हैं। इनके घर में इनकी माताजी की तबीयत खराब है। मैं पहले हफ्ते से लेकर आज तक इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनकी जिंदगी में इतने चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी आज वो समय निकालकर यहां पर आए हैं। एंड ही हैज जस्ट कम, क्योंकि उनका इंटेंशन है कि आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोगों को ये नॉलेज मिले, ये ज्ञान मिले, ये इंस्पिरेशन मिले कि अगर राकेश जी कर सकते हैं इतना सब कुछ होते हुए भी, आप क्यों नहीं कर सकते? वॉट इज योर रीजन फॉर नॉट डूइंग इट? तो तैयार हो जाइए गाइस, राकेश जी ने ये कर दिखाया है। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति जो आज हैकेथॉन में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे इंस्पायर होगा और इसी तरह रचयिता बनकर दिखाएगा। सो मैं वेट करूंगा कि कब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं इसी तरह इनर सर्कल मीटिंग में 500, 800, 1000 लोगों के सामने, एंड यू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर द कमिंग स्टूडेंट्स। So thank you once again, Rakesh ji. We are truly blessed and inspired by you. Thank you so much. Thank you so much. Wow, this was so amazing. राकेश जी से मिलने के बाद अब तो और कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा इंटरव्यू देख के? मेरा जीवन संघर्ष से भरा था। कुछ शब्दों में और कुछ समय में अपने जीवन की कहानी नहीं बताई जा सकती दोस्तों। आज हम सफल हैं, उस समय मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक कठिन वक्त आया, जिसको आप लोगों ने सुना और जान गए होंगे मैं किस कष्ट और किस संघर्ष से गुजरा हूं। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी है। इसमें मैंने अपने जीवन के बारे में अपने सर को, लोगों को रूबरू कराया है अपनी जिंदगी से। दोस्तों, आज मैं अपने सर श्री संदीप सर से डिजिटल मार्केटिंग सीख के आज डिजिटल एजुकेशन दे रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस मार्केट में मैंने लॉन्च कर दी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, मेरे लाइव क्लासेस फ्री हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। लॉगिन और ज्वाइन करना एकदम फ्री है दोस्तों। मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करिए और मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार।